Our next lecture about the Kohlrausch law. जैसा कि हमने कल चर्चा किया था, वेरिएशन में किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम लोग लैम्डा एम इनफाइनाइट की वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है भाई, किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो हमने आपसे कहा था कोलराउस लॉ की सहायता से जो है आप लैम्डा एम इनफाइनाइट की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। तो हमने कुछ एक कॉमन इलेक्ट्रोलाइट लिए हुए हैं जो जिनकी सहायता से आपको हम इसमें जो इंटरेस्टिंग पैटर्न उन्होंने ऑब्टेन किया था उसको हम आपको बताना चाहते हैं। देखिए, जैसे गौर से देखिएगा इत्मीनान से एक एक करके। जैसे हमने लिया है यहाँ इलेक्ट्रोलाइट, यहाँ लिखा है लैम्डा एम इनफाइनाइट और यहाँ डिफरेंस लिखा हुआ है, और पहला पेयर जो लिया हुआ है वो KCl और NaCl का है। पहला पेयर जो लिया हुआ है वो KCl है और NaCl है। अगर इस चीज को आप ऑब्जर्व करिए तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, देखिए KCl जो है ये 149.86 और NaCl यहाँ पे 126.45 और इनका डिफरेंस 23.41 है। अब खासियत क्या है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे जो एनायन है Cl माइनस वो क्या है, सेम। कैटायन यहाँ डिफरेंट है, कैटायन यहाँ क्या है, डिफरेंट है। तो अब अगर दोनों का डिफरेंस आप देख रहे हैं 23.41 आ रहा है, यानी एनायन सेम है, कैटायन डिफरेंट है। डिफरेंस देखिए ये, फिर देखिए कैटायन डिफरेंट है लेकिन एनायन यहाँ इसकी अपेक्षा दूसरा हो गया, देख रहे हैं Br आ गया, Cl की अपेक्षा Br आ गया, लेकिन एनायन यहाँ भी सेम है तो भी डिफरेंस क्या आ रहा है 23.41। यहाँ पे देखिए कैटायन KNO3 और NaNO3 में देखिए K और Na सेम है। अगर हम इसी चीज को ऑब्जर्व करते हैं तो सीधे सीधे हमारा कहने का मतलब है कि यहाँ NO3 एनायन हो गया, यहाँ Br एनायन है और यहाँ Cl एनायन है। लेकिन डिफरेंस आप देखिए K और Na प्लस में डिफरेंस कितना आ रहा है, यानी अगर आप इस चीज को दिखाना चाहते हैं तो यहाँ पे सीधे सीधे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं जो डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस K प्लस और डिफरेंस Na प्लस का जो डिफरेंस यहाँ दिखाई दे रहा है वो कितना आ रहा है 23.41। इसका मतलब समझ रहे हैं, इसका मतलब है कि कैटायन का जो है कंट्रीब्यूशन, जो कैटायन है वो कंट्रीब्यूशन उतना ही शो करेगा। इससे मतलब नहीं है कि उसके चारों तरफ जो एसोसिएटेड आयन वो कौन सा है, यानी एनायन यहाँ कौन सा है इस पर इंपैक्ट नहीं पड़ रहा। कैटायन का अपना कंट्रीब्यूशन डेफिनेट है, चाहे उसका कंपोजिशन कोई भी हो, चाहे KCl हो, चाहे KBr हो, चाहे KNO3 हो। यहाँ पे जो K का वैल्यू है वो फिक्स। ठीक है भाई, उसी तरह से हमने देखिए कैटायन सेम कर दिया, कैटायन KBr KCl, NaBr NaCl। अब यहाँ Br और Cl ले रहे हैं, Br और Cl एनायन डिफरेंट कर दिया है, कैटायन सेम। तो दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है यानी Br और Cl माइनस का डिफरेंस जो आ रहा है लैम्डा Br माइनस और लैम्डा इनफाइनाइट Cl माइनस, इसकी जो वैल्यू आ रही है वो 2.06। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सीधे सीधे ये हुआ कि आपका जो कैटायन का कंट्रीब्यूशन होता है मोलर कंडक्टिविटी के लिए, मोलर कंडक्टेंस के लिए, वो फिक्स होता है। इससे कोई मतलब नहीं होता है कि उससे एसोसिएटेड आयन कौन सा है, यानी K के साथ कौन सा आयन जुड़ा है, चाहे Cl, चाहे Br, चाहे NaO3 जुड़ा हो, K के मोलर आयनिक कंडक्टिविटी पे कोई इंपैक्ट नहीं डालेगा। उसी तरह से जो है मान लीजिए Br के साथ जो है Na जुड़ा है या K जुड़ा है तो Br के आयनिक कंडक्टिविटी पे कोई इंपैक्ट नहीं डालेगा। ये इंटरेस्टिंग पैटर्न जो है कोलराउस जी ने ऑब्जर्व किया, तो फिर उन्होंने कहा कि किसी भी जो कहते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की जो मोलर कंडक्टिविटी होती है इनफाइनाइट डायलेशन पे, उनके आयनों की मोलर कंडक्टिविटी का सम होता है। यानी जो आयन है आपके बन रहे हैं, आयन की मोलर कंडक्टिविटी अब इसी तरह से पता चल जाएगा किसकी मोलर कंडक्टिविटी कितनी है, और उस तरह से उनको सम कर लीजिए तो उनकी मोलर कंडक्टिविटी हम लोग इस तरह से कैलकुलेट कर पाएंगे। और इसी को बेस मान करके कोलराउस लॉ जी ने एक लॉ दिया जिसे हम लोग कहते हैं कोलराउस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन। कोलराउस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन
तो पहले हम लोग कोलराउस लॉ के बारे में ऑब्जर्व करते हैं, फिर आप देखिए इसकी डिटेल में। तो इसकी बात करते हैं कोलराउस लॉ। तो आइए देखते हैं कोलराउस लॉ के बारे में क्या कहा गया है। अगर ध्यान दीजिएगा कोलराउस लॉ के बारे में क्या स्टेटमेंट है, तो दो चीजें यहां कंडीशन लिया गया है। इन्होंने कहा है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ये कंडीशन है इनकी भाई। एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन होना चाहिए, और दूसरी चीज इन्होंने क्या कहा, डिसोसिएशन कंप्लीट होना चाहिए। एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन और डिसोसिएशन कंप्लीट होना चाहिए। तो अगर हम लोग ये दोनों कंडीशन को फॉलो करें तो नॉर्मली जो है आप ऑब्जर्व क्या करते हैं कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे डिसोसिएशन कंप्लीट कर रहे हैं, तो जैसे कहते हैं ना डिसोसिएशन कंप्लीट किसका होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का। और इस तरह से अगर आप इसको ऑब्जर्व करें तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए एप्लीकेबल होगा ही नहीं। अरे भाई डिसोसिएशन कंप्लीट किसका हो रहा है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, और वीक इलेक्ट्रोलाइट तो पार्शली डिसोसिएट होता है ना। तो इस वजह से ये कहा जाता है नॉर्मली हम इसको ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन इसकी सहायता से हम वीक इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टेंस कैलकुलेट करेंगे, जिसको अभी आगे हम लोग पढ़ा जाता है। तो इसमें देखिए इनका डेफिनेशन क्या है, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन डिसोसिएशन कंप्लीट, ठीक है। तो ईच आयंस makes a definite contribution towards molar conductance, irrespective of the nature of ion. Nature of ion with which it is एसोसिएटेड। क्या कहा हमने कि जैसे आप AB इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं, अगर AB इलेक्ट्रोलाइट आप ले रहे हैं और इसे आपने सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया, सॉल्यूशन में डिसॉल्व करने के बाद ये टूटेगा A प्लस B माइनस, A प्लस और B माइनस में टूटेगा। अगर ये A प्लस और B माइनस में टूट रहा है, तो अगर इनफाइनाइट डाइल्यूशन की बात करते हैं, डाइल्यूशन इनफाइनाइट हो, तो यहां क्या होगा, A प्लस के चारों तरफ कौन से आयन होंगे, B माइनस, और B प्लस के चारों तरफ कौन से आयन होंगे, A प्लस। इस तरह से होंगे। तो आप जानते हैं इसमें क्या कह रहा है, इसमें यही कह रहा है कि A प्लस और B माइनस का जितना कंट्रीब्यूशन है मोलर कंडक्टेंस के लिए वो उतना करेगा। उसके चारों तरफ कौन सा आयन है अभी बताया था ना, इररिस्पेक्टिव ऑफ द आयन करेगा। इसके चारों तरफ कौन सा आयन प्रेजेंट है इससे कोई मतलब नहीं। यानी A प्लस को कितने B माइनस सराउंड किया है, B माइनस सराउंड किया है, और B माइनस को कितने A प्लस सराउंड किए हुए हैं, इससे कोई मतलब नहीं। इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो डेफिनिट है, और वो डेफिनिट कंट्रीब्यूशन किसके लिए है, मोलर कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टिविटी के लिए वो फिक्स होगा। तो इसकी जो डेफिनेशन है, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन व्हेन डिसोसिएशन इज कंप्लीट each ion makes a definite contribution towards molar conductance irrespective of the nature of ion with which it is
एसोसिएटेड, दैट इज कॉल्ड कोलराउस लॉ। ठीक है भाई, ये कोलराउस लॉ का स्टेटमेंट है, इसको एक बार आप नोट डाउन कर लीजिए, या जैसे भी आप सुविधा महसूस कर रहे हो उसको देखिए। कोलराउस लॉ का एक और नाम दिया जाता है कोलराउस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन। कोलराउस लॉ को जो है हम लोग क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट माइग्रेशन भी कहते हैं। इंडिपेंडेंट माइग्रेशन का मतलब है, आपने अभी अगर याद हो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पढ़ा हुआ था, और उस इनफाइनाइट डाइल्यूशन में आपने कहा था जो आयन के बीच में इंटर आयनिक फोर्स होता है वो क्या होता है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है। देखिए जैसे आप देखिए आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन इसे कहा जाता है। क्यों? तो आपने अभी एक टर्म लिया एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, बिकॉज एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, अगर इनफाइनाइट डाइल्यूशन की हम लोग चर्चा करते हैं तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन में जो जैसे ये है ना A प्लस और B माइनस, इनके बीच में जो इंटर आयनिक फोर्स है इंटर आयनिक फोर्स जो होगा वो डिक्रीज करेगा। ठीक, यानी या कहिए नो इंटर आयनिक फोर्स, नो इंटर आयनिक फोर्स। अगर इनके बीच में कोई भी इंटर आयनिक फोर्स नहीं लग रहा, मतलब हमने क्या कहा, इनफाइनाइट डाइल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट को जब सॉल्यूशन में डिसॉल्व करेंगे अपने आयनों में टूटेगा, आयनों में टूट रहा है तो A प्लस B माइनस पे क्या लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इंटर आयनिक फोर्स लग रहा है। और जब आपने सॉल्यूशन को डाइल्यूट किया तो इंटर आयनिक फोर्स क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, या कहिए कि नो इंटर आयनिक फोर्स ऑपरेट होगा एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो क्या होगा, प्रत्येक आयन इंडिपेंडेंटली माइग्रेट करेगा, इंडिपेंडेंटली माइग्रेट करेगा यानी मूवमेंट करेगा, और इसी वजह से इंडिपेंडेंटली माइग्रेट करेगा तो जो उसका कंट्रीब्यूशन है वो कंट्रीब्यूट तो करेगा ही, उसकी जो मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू है वो कंट्रीब्यूट करेगा, लेकिन वो इंडिपेंडेंटली माइग्रेट करके करेगा। इसीलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन, यानी कोलराउस लॉ का हम लोग क्या कहते हैं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन। अगर इसी को ध्यान रखें तो हम लोग इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं। अगर हम लोग देखें ऐसे, देखिए मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज इक्वल टू न्यू प्लस लैम्डा प्लस इनफाइनाइट न्यू माइनस लैम्डा माइनस इनफाइनाइट। आप इसको भी लैम्डा बोल रहे हैं और इसको भी लैम्डा बोल रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं ना, दोनों लैम्डा है, दोनों एक ही चीज है, लेकिन बस अंतर क्या है, ये सॉल्यूशन के लिए इस्तेमाल होता है और ये आयन के लिए इस्तेमाल होता है। इसे भी बोलते हैं लैम्डा एम इनफाइनाइट, इसे भी बोलते हैं लैम्डा प्लस इनफाइनाइट, यानी लैम्डा ऑफ कैटायन इनफाइनाइट, और इसे बोलते हैं आयनिक मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, यानी कैटायनिक मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इसे बोलते हैं एनायनिक मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, और इसे बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। यहां पे जो न्यू प्लस है, न्यू प्लस और न्यू माइनस है, ये हमें बताता है नंबर ऑफ कैटायन और नंबर ऑफ एनायन के बारे में। नंबर ऑफ कैटायन एंड नंबर ऑफ
एनायन के बारे में, नंबर ऑफ कैटायन और नंबर ऑफ एनायन के बारे में हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है भाई। और उसके बाद जो है लैम्डा प्लस जो है इनफाइनाइट और लैम्डा माइनस इनफाइनाइट, ये आयनिक कंडक्टिविटी है। आयनिक कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन है। आयनिक कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन है। तो अगर हम किसी इलेक्ट्रोलाइट का, और ये नंबर ऑफ कैटायन एनायन है, और ये आपको हमने बताया मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इसको पढ़े ही है। मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अगर इसी चीज को हम लोग ध्यान दें, कुछ इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं जैसे NaCl। NaCl के लिए तो आपको मालूम होना चाहिए NaCl का आयनाइजेशन कैसे होता है। NaCl टूटता है Na प्लस और प्लस Cl माइनस, तो एक ही नंबर ऑफ कैटायन कितने बन रहे हैं, एक। नंबर ऑफ एनायन कितने बन रहे हैं, एक। तो इसकी वैल्यू एक, इसकी वैल्यू एक। तो जब ये एक हो जाएगा तो इसको लिखेंगे कैसे, लैम्डा Na प्लस इनफाइनाइट प्लस लैम्डा Cl माइनस इनफाइनाइट और मल्टीप्लाइड बाई 1, मल्टीप्लाइड बाई 1, ये हो जाएगा। ऐसे लैम्डा इनफाइनाइट अगर हम दूसरे इलेक्ट्रोलाइट के लिए लें, मान लीजिए MgCl2 के लिए लेते हैं, तो MgCl2 टूटता है किसमें, MgCl2 अगर टूटेगा तो ये टूटता है Mg2 प्लस और प्लस 2Cl माइनस। तो अगर इसको देखेंगे तो लैम्डा Mg2 प्लस इंटू 1 एक ही आयन बन रहा है, और प्लस लैम्डा Cl माइनस इनफाइनाइट इंटू यहाँ 2 बन रहा है, ऐसे लिख देंगे। ऐसे एक और देख लीजिए तो आपको आइडिया हो जाएगा, लैम्डा इनफाइनाइट Al2SO4 होल थ्राइस। अब अगर इसको हम लोग ऑब्जर्व करते हैं तो सीधे सीधे यहाँ पे दिखाई देता है Al2SO4 की बात कर रहे हैं, तो Al2SO4 टूटता है कैसे, Al2SO4। अब इसको खुद तोड़िएगा, खुद तोड़ेंगे तो देखिए 2Al कितना है, 2 2Al प्लस 3 इनफाइनाइट और प्लस 3 सल्फेट, प्लस 3 सल्फेट SO4 2 माइनस। ये आपका जो है इस फार्मूले के हिसाब से जो है इसकी जो है डिसोसिएशन हम आपको दिखा रहे हैं, कैसे आप इसको तोड़ सकते हैं। ठीक है, आयंस को तोड़ सकते हैं। अब देखिए इनकी अपनी आयनिक कंडक्टिविटी जो होगी उनको जोड़ लीजिए। अगर आपको ये दोनों मिल गए, जोड़ लीजिए, तो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन मिल जाएगा। अगर आपको Mg2 प्लस का मिल रहा है, Cl माइनस का मिल रहा है, तो MgCl2 निकालना, 2 से Cl वाले में मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों को ऐड कर लीजिए, MgCl2 को मिल जाएगा। अगर आपको एल्युमिनियम प्लस 3 और सल्फेट का मिला है, Al2SO4 का निकालना है, तो Al2SO4 का निकालना है तो आपको 2 से एल्युमिनियम वाले में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से सल्फेट वाले में। सपोज करिए हमें AlCl3 का निकालना है AlCl3 का, तो AlCl3 का फार्मूला क्या होता है, AlCl3 ये है, तो Al प्लस 3 और प्लस 3Cl माइनस। इसका मतलब है इसको ले लीजिए, एक इसको ले लीजिए और इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए तो ये मिल जाएगा। तो इसी तरह से आयन की जो है कंडक्टिविटी की सहायता से आप किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की जो है मोलर कंडक्टिविटी को इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये चीज जो है आप इसको ऑब्जर्व करते हैं, थोड़ा सा इसको डिटेल में इत्मीनान से देखिए, बहुत कूल माइंड होकर के देखिए, आपको आइडिया हो जाएगा, आपको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। ठीक है भाई, तो ये आपका कोलराउस लॉ है। अब आइए इसका एप्लीकेशन देखते हैं सॉरी एप्लीकेशन देखते हैं, हटा रहे हैं भाई। एप्लीकेशन,
एप्लीकेशन ऑफ कोलराउस लॉ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन द पॉइंट ऑफ व्यू बोर्ड और किसी भी कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप सोच रहे हो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये पूरा एक टॉपिक आपने कंक्लूड कर लिया तो आपको एक कम से कम 3 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा, चाहे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए और कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जिस तरह से क्वेश्चन आपके पुट अप होंगे वो डिपेंड करेंगे। लेकिन इसको जो है आप अगर पूरा एक टॉपिक कवर कर लेते हैं तो आपको एक न्यूमेरिकल और एक डेफिनेशन है रिलेटेड छोटी छोटी चीजें मिलेंगी। चलिए एप्लीकेशन की बात करते हैं। तो मोलर कंडक्टिविटी हमने अभी आप चर्चा किया था कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी वीक इलेक्ट्रोलाइट का हम लोग जो है कैलकुलेट इसकी सहायता से करेंगे। तो आइए देखते हैं एक करके एप्लीकेशन। पहला एप्लीकेशन है कैलकुलेशन ऑफ, तो साइड में लिख रहे हैं समझिएगा, बोल रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। यहां तक बोलिए, इसमें देखिए मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, साइड में बोल दिया है। तो अगर आपको याद हो हमने आपसे वेरिएशन में ही बताया था, वेरिएशन फैक्टर जहां पे कल पढ़ा था आपने वेरिएशन, उसमें हमने आपसे बताया था कि किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का मोलर का इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी आप कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि एक्स्ट्रापोलेट कर रहे थे तो वो हमेशा वाई एक्सिस पे मिलने तो उसके पैरेलल ही आगे बढ़ रहा था। तो हमने बताया था हम लोग किसकी सहायता से इसको कैलकुलेट करेंगे, कोलराउस लॉ। तो आइए देखते हैं। तो हम कोई एक वीक इलेक्ट्रोलाइट कंसीडर करते हैं, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट कंसीडर कर रहे हैं और वो वीक इलेक्ट्रोलाइट सबसे कॉमन है एसिटिक एसिड, बहुत कॉमन लेते हैं हम लोग, एसिटिक एसिड लेते हैं। तो सपोज करिए let us consider weak electrolyte। वीक इलेक्ट्रोलाइट कंसीडर कर रहे हैं और वो वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है, वो वीक इलेक्ट्रोलाइट आपका है एसिटिक एसिड। तो देखिए इनफाइनाइट लिया, एसिटिक एसिड ले लिया, ये हो गया। आपको इसको डिसोसिएट करना है तो डिसोसिएट करने में आपको जो है ये मिलेगा, देखिए टूटेगा ना, तो टूटेगा किसमें टूटेगा, आयंस में टूटेगा। आयंस में टूटेगा तो एक एसीटेट आयन बनेगा और एक H प्लस आयन। तो 1 अब नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट लिख रहे हैं लैम्डा इनफाइनाइट एसीटेट आयन प्लस लैम्डा इनफाइनाइट H प्लस आयन, ये बन जाएगा। इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमें लाना है, यही कैलकुलेट करना है, यही हमको कैलकुलेट करना है। अब आप जानते हैं हमने कहा ना वीक इलेक्ट्रोलाइट का कैलकुलेट करना है तो हमें लेना ऐसे इलेक्ट्रोलाइट है जो स्ट्रांग इन नेचर, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट, और ऐसे स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट लेना है जिसमें कॉमन आयन पाया जाता हो। कौन कौन सा, एसीटेट आयन और H प्लस आयन। तो कोई भी ऐसा इलेक्ट्रोलाइट नहीं होगा जिसमें ये सिर्फ कॉमन आयन, यही 2 आयन हो, उसके साथ कुछ एडिशनल आयन भी होंगे। तो जो एडिशनल आयन होंगे वो ऐसा, जो एडिशनल आयन होंगे उसके बाद आप एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट लीजिए जिसमें वो एडिशनल आयन आता हो। फिर क्या करिए, इन दोनों आयन वाले को जोड़ दीजिए, उस एडिशनल आयन वाले को घटा दीजिए, अपने आप इक्वेशन आ जाएगा। तो हम लोग इसके लिए एक ऐसा स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहे हैं, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट यूज करेंगे having common ion, having कॉमन आयन। जैसे देखिए लैम्डा, एक तो ले लिया हमने इनफाइनाइट सोडियम एसीटेट, यहां आपको क्या मिल गया, एसीटेट आयन। एक हमने ले लिया HCl, यहां आपको क्या मिल गया, H प्लस मिल गया, लेकिन Cl और Na एक्स्ट्रा हो गए, Cl Na एक्स्ट्रा हो गए। तो एक और इलेक्ट्रोलाइट ले लीजिए, कौन सा, NaCl। अब इन दोनों को जोड़ करके इनको सब्सट्रैक्ट कर देंगे, हमारा ये इक्वेशन आ जाएगी। तो सिंपल सी चीज आप जान भी रहे होंगे। तो अगर इसको तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमको, एक मिलेगा इनफाइनाइट एसीटेट आयन और एक मिलेगा प्लस लैम्डा इनफाइनाइट Na प्लस, और उसके बाद दूसरा मिलेगा लैम्डा इनफाइनाइट
H प्लस प्लस लैम्डा इनफाइनाइट Cl माइनस, और इसके लिए मिलेगा लैम्डा इनफाइनाइट Na प्लस प्लस लैम्डा इनफाइनाइट Cl माइनस। ये तोड़ के मिल गया आपको। अब आप जानते हैं तोड़ के मिल गया, तो हमें तो ये चाहिए ना, इन दोनों आयन को चाहिए, तो यहां से इसको ले लीजिए, यहां से इसको ले लीजिए, तो ये दोनों एक्स्ट्रा हो गए। अगर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे ये दोनों इससे कट जाएंगे, ये दोनों जोड़ने पे इससे डायरेक्ट ये बन जाएगा। यही इक्वेशन करना है। तो इसका मतलब हम अगर इसको मान लें इक्वेशन नंबर सेकंड, इसे मान लें इक्वेशन नंबर थर्ड, और इसे मान लें इक्वेशन नंबर फोर्थ, तो आप ये कह सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट इज इक्वल टू इक्वेशन सेकंड प्लस इक्वेशन थर्ड, ये दोनों को ऐड कर लीजिए और माइनस किसको कर लीजिए, इक्वेशन नंबर फोर्थ। अगर इसको माइनस कर लीजिए तो इक्वेशन नंबर आएगा, इसको आप सेल्फ ट्राई करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसमें जो है बहुत ज्यादा आपको करना नहीं है, इक्वेशन 1 आएगा ही जब आप इसको देखिए। अगर हम इस पे रख भी दे, अगर आपका दिमाग काम ना कर रहा हो तो हम इसको रख भी दे, तो ये आ जाएगा इनफाइनाइट सोडियम एसीटेट और प्लस लैम्डा इनफाइनाइट HCl, ये हो गया, और माइनस लैम्डा इनफाइनाइट NaCl। अब इसको आप करेंगे तो लास्ट में आएगा लैम्डा इनफाइनाइट एसिटिक एसिड निकाल रहे हैं, लास्ट में आएगा लैम्डा एसिटिक एसिड इनफाइनाइट इज इक्वल टू, आप इसको करेंगे तो आ जाएगा लैम्डा इनफाइनाइट एसीटेट आयन प्लस लैम्डा इनफाइनाइट H प्लस आयन। ये इक्वेशन आपका आ जाएगा। इसी इक्वेशन को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं और इसको आप डिटेल में देखिएगा। इसको रख करके कैंसिल करिए, ब्रैकेट ओपन जाएगा, इधर वाला माइनस हो जाएगा, इधर सब प्लस में है, कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपका सिर्फ यही इक्वेशन आएगा जो इक्वेशन नंबर आपका कौन सा है, फर्स्ट। तो इसकी सहायता से हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद जो है आपका है दूसरा, हम लोग चल रहे हैं जो है क्योंकि रनिंग आउट टाइम दिखा रहा हो गया है, दूसरा एप्लीकेशन लेने चल रहे हैं, तो उसके आगे आप चर्चा करते हैं। चर्चा किया कि पहला ये कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट ये हो गया, आप इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है भाई, अब इसके बाद जो है दूसरा एप्लीकेशन आइए इसका देखते हैं। दूसरा है कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करेंगे। तो हमने आपसे कहा कि लैम्डा एम इनफाइनाइट वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, अभी बताया था इससे पहले वाले एप्लीकेशन में। इसमें हमने आपसे बताया कि आप क्या करिए, सम ऑफ आयनिक कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, यानी जो आयंस रहेंगे उनकी आयनिक कंडक्टिविटी को आप ऐड कर लीजिए। ऐड करने पर जो भी वैल्यू आएगी उसे हम लोग क्या कहेंगे, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है भाई, ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम इसी चीज को ऑब्जर्व करें तो इसकी सहायता, जैसे इसको आपने कैलकुलेट किया, इसकी सहायता से किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, चाहे बहुत कम ही हो, कंसंट्रेशन लो ही हो, तो वो होगी। तो आप जानते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट को जब आप इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे लेते हैं तो हम लोग ये मान लेते हैं डिसोसिएशन ऑलमोस्ट 1,
मतलब वो डिसोसिएट हो चुका, जितना डिसोसिएट होना था वो लगभग लगभग उतना डिसोसिएट हो गया। आपको अगर याद हो जो ग्राफ बनवाया था उसमें देखिए कंटिन्यू मोलर कंडक्टेंस धीरे 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 क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, और कभी भी वाई एक्सिस पे जाकर के एक्स्ट्रापोलेट यानी इंटरसेप्ट नहीं कर रहा। तो अगर इस चीज को हम लोग ध्यान दें तो इसके आधार पे हम लोग कह सकते हैं कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो निकालना है वो होता है, अगर हम वीक इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टेंस एट कंसंट्रेशन C मालूम है, वीक इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टेंस एट वीक कंसंट्रेशन C मालूम है और मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन मालूम है, तो इसकी सहायता से हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी आपको मालूम है मोलर कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट और मोलर कंडक्टिविटी ऑफ जो है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, इसकी सहायता से निकालेंगे, ये आपको गिवन होगा। आप नॉर्मली जो है इसको कैलकुलेट कर सकते हैं अल्फा की वैल्यू। तो ये आप दूसरा एप्लीकेशन है जिसकी सहायता से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब कोलराउस लॉ की सहायता से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है भाई, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल जो अभी हम लोग कंसीडर अगर करेंगे तो उसमें आप देखेंगे इसका भी इस्तेमाल बीच में आपको कहीं ना कहीं दिखाई देगा। तीसरा एप्लीकेशन तीसरा है कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड। किसी भी वीक एसिड के लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट आप कैलकुलेट करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर इसको कैलकुलेट करने को पूछा जाएगा तो उसमें तीनों आ जाएंगे जो शुरुआत के आपने पढ़े हुए हैं तीनों। तो हम किसी भी वीक एसिड को ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल बार बार हम लोग चर्चा कर रहे हैं एसिड की, तो वो वीक एसिड कौन होगा, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड को ले लिया और एसिटिक एसिड का हम लोग डिसोसिएशन कर रहे हैं, किसमें टूटेगा, एसीटेट आयन में और H+ आयन में टूटेगा। ये तो मालूम है ना, एसीटेट आयन में टूटेगा और H+ आयन में टूटेगा। इस चीज को हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत है ना। अगर मान लीजिए सपोज करिए अगर T बराबर 0 है तो ये 1 मोल है, 1 मोल है, जब ये 1 मोल होगा तो इसका डिसोसिएशन जो है वो 0, इसका डिसोसिएशन जो होगा वो 0 होगा। अगर हम कुछ समय बाद टाइम बिता लें तो देखें यहां इसका जो है कुछ पार्ट जो है वो डिसोसिएट हो जाएगा, किसका, एसिटिक एसिड का। तो जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है उसे हम लोग अल्फा से मानते हैं। तो जब टूटेगा तो बचेगा ये कितना, 1 - अल्फा, और ये टूटेगा कितना, अल्फा और अल्फा। ठीक है भाई, अगर यहाँ 2H+ होगा 2 अल्फा हो जाता, जितना आयन होगा उसी हिसाब से काउंट करेंगे। अब देखिए इसका कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन होगा तो C से मल्टीप्लाई कर दीजिए, C और C। अब रिवर्सिबल रिएक्शन अगर है तो अगर ये रिवर्सिबल रिएक्शन हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं तो इसके लिए जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेंगे, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वैल्यू अगर उसको सीधे सीधे हम लोग ऑब्जर्व करें तो हम ये कह सकते हैं, देखिए क्या, मोलर कंडक्टेंस या कंसंट्रेशन ऑफ एसीटेट आयन H+ आयन एसिटिक एसिड। ठीक है भाई, ये आपका है। अब चूंकि ये एसिड है तो चाहे यहां Kd लिखिए, डिसोसिएशन कांस्टेंट लिखिए, और चाहे डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड हम यहां Ka लिख दे रहे हैं। इसकी वैल्यू हमें मालूम है कितना, C∆, इसकी वैल्यू मालूम है C∆, और इसकी वैल्यू मालूम है C1 - अल्फा। अब अगर C कैंसिल कर दें तो ये वैल्यू आ जाएगी C∆² 1 - अल्फा। ये Ka की वैल्यू आ जाएगी, ये आपकी Ka की वैल्यू आ जाएगी, Ka = C∆² 1 - अल्फा। अब आप चाहें तो इसी इक्वेशन को थोड़ा सा और चेंज करके लिख सकते हैं। अल्फा बराबर आपने पढ़ा है
मोलर कंडक्टेंस एट कंसंट्रेशन C अपॉन मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इस चीज को अगर आपने ऑब्जर्व किया है तो सीधे सीधे हम लोग ये कह सकते हैं कि A इज इक्वल टू C, अल्फा की जगह आप रख लीजिए मोलर कंडक्टेंस एट कंसंट्रेशन C और मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, और ये सीधा सीधा आपका आ जाएगा 1 माइनस मोलर कंडक्टेंस एट कंसंट्रेशन C मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये सीधा सीधा जो है हम लोग पढ़ सकते हैं। ये फार्मूला इसका इस तरह से चाहे यूज करिए और चाहे फार्मूला जो है इसका इस तरह से यूज करिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप चाहे जिस भी तरह से चाहें फार्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें बहुत ज्यादा आपको दिक्कत वाली बात नहीं होगी। और खासियत क्या है, आपको जो है क्वेश्चन जो भी मिलेंगे उसकी सहायता से जो है हम लोग नॉर्मली ऑब्जर्व कर सकते हैं। हम लोग इसको नॉर्मली ऑब्जर्व कर सकते हैं कैसे क्या चीज है। और ये जब भी पूछा जाएगा तो आप जानते हैं इससे पहले वाला इसके बाद वाला एप्लीकेशन सभी इसमें यूज हो जाएगा। ठीक, आइए अब नेक्स्ट देखते हैं चौथा एप्लीकेशन इसका कौन सा है। आपने इसको राइट डाउन कर लिया होगा, और राइट डाउन कर लिया तो हम नेक्स्ट चल रहे हैं हम लोग आगे। चौथा एप्लीकेशन है कैलकुलेशन ऑफ solubility of strongly soluble salt। Calculation of solubility of sparingly soluble salt। sparingly soluble salt। स्पारिंगली सॉल्युबल साल्ट की अगर हम लोग बात करते हैं तो हम लोग सीधे सीधे यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप स्पारिंगली सॉल्युबल साल्ट कहते हैं तो ऐसे साल्ट होते हैं जिनको आप वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो उनकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम होती है। अब सॉल्युबिलिटी कम होती है, सॉल्युबल अब नहीं होती। तो आपने पढ़ा होगा टर्म सैचुरेटेड सोल्यूशन, आपने पढ़ा होगा सैचुरेटेड सोल्यूशन। जब आप उसमें किसी भी साल्ट का किसी सॉल्वेंट में डिजॉल्व होना बंद हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं, सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो आपने कहा स्पारिंगली सॉल्युबल साल्ट है। जब एक साल्ट जो है डिजॉल्व होना बंद हो गया तो वो सैचुरेशन स्टेज में आ गया, और सैचुरेशन स्टेज में आ गया आप कंटिन्यू उसे इनफाइनाइट डाइल्यूशन तक ले जाएंगे, फिर भी स्पारिंगली सॉल्युबल साल्ट उसमें डिजॉल्व नहीं होगा। जैसे आपने स्पारिंगली सॉल्युबल साल्ट को ऑब्जर्व किया होगा तो कुछ स्पारिंगली सॉल्युबल साल्ट देखिए, स्पारिंगली सॉल्युबल सॉल्ट जो है आपने ऑब्जर्व किया होगा सच एज AgCl, PbSO4, BaSO4, ये सब आपके क्या है, स्पारिंगली सॉल्युबल साल्ट। और ये जब डिसॉल्व होंगे तो आप जानते हैं फॉर्म सैचुरेटेड सोल्यूशन, ये सैचुरेटेड सोल्यूशन बना देंगे। ठीक, सैचुरेटेड सोल्यूशन की बात करते हैं एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक, अब मतलब सॉल्यूट का डिसॉल्व होना तो सॉल्यूट तो डिसॉल्व होगा नहीं, और जब सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं होगा इनफाइनाइट डाइल्यूशन में तो जो इसकी जो कंसंट्रेशन है एट दिस स्टेज, एट दिस स्टेज कंसंट्रेशन टेकन इक्वल टू व्हाट, सॉल्युबिलिटी। बस हो गया। जब आप कंसंट्रेशन को सॉल्युबिलिटी के बराबर ले लेंगे तो अपने आप बाकी चीजें हो गई। तो आप देखिए हमने क्या कहा, स्पारिंगली सॉल्युबल साल्ट को पानी में डिसॉल्व किया, डिसॉल्व कम होगा, फर्दर डिसोल्यूशन संभव नहीं है। ऐसे स्टेज को आप सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे, और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो कंसंट्रेशन होगा सॉल्यूशन का
वो इक्वल टू सॉल्युबिलिटी हो जाएगा। कंसंट्रेशन यानी मोलैरिटी से, मोलैरिटी इज इक्वल टू सॉल्युबिलिटी हो जाएगी। और जब सॉल्युबिलिटी की कंसीडर करेंगे तो हम लोग कह सकते हैं कि लैम्डा m इज इक्वल टू एट कंसंट्रेशन C कप्पा इनटू 1000, पढ़ा है इसको, अपन मोलैरिटी लिखते थे, यही क्या हो जाएगा, सॉरी यही आपका फार्मूला है, यही आपका फार्मूला हो गया। सीधे सीधे इस चीज को हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है भाई। तो एक बार बता दीजिए मोलैरिटी कैसे हुआ? अगर हमने कहा यहाँ पे बंद हो गया, अगर सल्यूट का डिजॉल्व होना बंद हो गया है तो सीधे सीधे कह सकते हैं फर्दर डिसोल्यूशन संभव नहीं। सल्यूट जब डिजॉल्व नहीं हुआ इसका मतलब उसका मोल फिक्स हो गया। अब जब मोल फिक्स हो गया यानी इतना ही अमाउंट डिजॉल्व होगा सोल्यूशन में, तो मोल बटे सोल्यूशन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन वही क्या हो गया आपका मोलैरिटी होता है, और उतना ही मोल आप 1 लीटर में डिजॉल्व कर रहे हैं वही उसकी सॉल्युबिलिटी हो जाएगी वही उसकी सॉल्युबिलिटी हो जाएगी। मतलब इसमें कोई भी चेंज नहीं हो रहा। जैसे अगर सल्यूट का डिजॉल्व होना फर्दर जैसे बढ़ता तो इसका मतलब उसकी सॉल्युबिलिटी मोलैरिटी के इक्विवेलेंट नहीं होती, तो दोनों अलग अलग हो जाते। लेकिन जब सल्यूट का डिजॉल्व होना बंद हो चुका है तो उतना ही सल्यूट उतने ग्राम सोल्यूशन में या उतने वॉल्यूम सोल्यूशन में डिजॉल्व हो रहा है, इसका मतलब है वही उसकी सॉल्युबिलिटी। ठीक है भाई, तो हम लोग इसको सीधे सीधे काउंट करेंगे। अब ये फार्मूला आपका जो है चौथा हो गया। एक क्वेश्चन इस पे बहुत आता है और वो क्वेश्चन है न्यूमेरिकल किस पे, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। और एक खासियत ये है आप चाहे एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट लीजिए चाहे बेस का, दोनों की वैल्यू में देखिए 10 पावर 5 कॉमन दिखाई देता है। द कंडक्टिविटी ऑफ a 0.01 molar solution of acetic acid at 298 Kelvin is 1.65 10 power -4 Simon सेंटीमीटर इनवर्स। साइमन सेंटीमीटर इनवर्स कैलकुलेट पूछ रहा है। देखिए तीनों एप्लीकेशन आ रहे हैं। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन। दूसरा पूछ रहा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ऑफ एसिटिक एसिड। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सॉल्व आप कर लेंगे, बहुत सिंपल सा, बस जान लीजिए। और तीसरा कह रहा है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड। ये अगर आप इसको ध्यान दीजिए तो इसकी सहायता से कैलकुलेट कर देखिए। पहला एप्लीकेशन, दूसरा एप्लीकेशन, तीसरा एप्लीकेशन, तीनों एप्लीकेशन। मतलब ये अगर पूछा जाएगा तो ये दोनों अपने आप उसमें कंक्लूड होंगे। छोटा करने के लिए अगर हम इन दोनों को ना पूछते, ये पूछते, तो ये तभी आएगा जब अल्फा निकलेगा, और अल्फा तभी निकलेगा जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन और मोलर कंडक्टिविटी एट कंसंट्रेशन C मालूम होगा। तो यही पूछा जाए तो दोनों उसमें इंक्लूड हो जाएगा। इसमें दिया भी और है, गिवन दैट लैम्डा इनफाइनाइट H प्लस की वैल्यू दी गई 349.1 और लैम्डा इनफाइनाइट एसिटेट की वैल्यू दी गई 40.9 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स, ये वैल्यू दी। तो अगर ये गिवन है, ये गिवन है, इसको अगर ध्यान दीजिए तो इन दोनों को अगर आप देखिए तो इसकी सहायता से आप क्या निकाल सकते हैं, एसिटिक एसिड की मोलर कंडक्टिविटी बराबर लैम्डा इनफाइनाइट H प्लस लैम्डा इनफाइनाइट एसिटेट, ये निकल आएगा।
इसकी वैल्यू दिया है 349.1 और इसकी दिया है 40.9 और इसको अगर ऐड करिए 390 आ रहा है। साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स, ये आपको मिल गया, यानी आपको इनफाइनाइट वाला मिल गया। अब आपको गिवन क्या है, ये गिवन है, कप्पा दिया गया है, कप्पा कितना दिया गया है 1.65 इंटू 10 पावर -4 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। मोलरिटी दी गई, मोलरिटी कितनी दी गई 0.01। अब आप सब कुछ दिया गया है तो पहला निकाल लीजिए, मोलर कंडक्टिविटी एट कंसंट्रेशन C बराबर कप्पा दिया है 1.65 इंटू 10 पावर -4 इंटू 1000 अपान मोलरिटी दी गई है 0.01। अगर इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 1.65 इंटू ये पॉइंट, इसको 10 पावर -2 भी लिख सकते हैं ना, और ये 10 पावर 3 भी है भाई। तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 10 पावर -4 इंटू 10 पावर 5 और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 16.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स, ये लैम्डा एम सी है। देख लीजिएगा कहीं कैलकुलेशन में अगर मिस्टेक हुआ हो तो आप ऑब्जर्व कर लीजिएगा, ठीक है भाई। अब आप अल्फा, दूसरा क्या निकालना है, अल्फा, अल्फा निकालना है तो मोलर कंडक्टेंस एट सी अपॉन मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डायमेंशन 16.5 अपॉन 390 दिया है, ये कैलकुलेट कर लीजिए। और तीसरा हो जाएगा के ए, के ए के लिए फार्मूला आपने पढ़ा है सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। तो सी यहां पे क्या दिया गया है, सी आपका यही सी, ये आपका क्या हो गया सी। अब आप इसको कैलकुलेट कर, यहां से अल्फा आ रहा है, अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, ये वैल्यू आप रख सकते हैं। तो इसी तरह से एनसीईआरटी में ढेर सारे क्वेश्चन दिए गए, एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिए गए हैं जिसमें डिसोसिएशन कांस्टेंट का क्वेश्चन दिया गया है और जो है मोलर कंडक्टिविटी, और ये इंटेक्स क्वेश्चन का भी देखिए, इंटेक्स क्वेश्चन, और ये जो पहला एप्लीकेशन है इस पे भी, पहले एप्लीकेशन पे मोलर कंडक्टिविटी निकालने, इंटेक्स क्वेश्चन देखिए इसको और ये क्वेश्चन देखिए, सबको सॉल्व करिए, जो भी दिक्कत आपको होगी उसे इकट्ठा किए रहिए। एक दिन जो है आपके प्रॉब्लम का भी सेशन चल जाएगा तो वो आप जो है बता देंगे, उसमें जो भी चीजें आपको दिक्कत है। लेकिन इतना पढ़ डालिए, आप इतना सॉल्व करिए, बाकी की बातें, क्योंकि अब ये पहला पोर्शन आपका खत्म हो गया। अब इसके बाद इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज स्टार्ट होगा। ये जो है केमिस्ट्री का पहला पार्ट था जो अलग हुआ, अब इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज स्टार्ट होगा। इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज में भी ढेर सारी चीजें ऐसी हैं जिनको आपको पढ़ना है, उनको फिर डे बाय डे हम लोग जैसे इंप्रूव ऐसे करते चलेंगे। ठीक, थैंक यू।